हाय टू ऑल, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है एसएससी वाला चैनल पे। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं काफी इंपॉर्टेंट एक टॉपिक, दैट इज यूसीसी। काफी सारी जगह पे आप यूसीसी के बारे में बहुत सारी चीजें सुन चुके होंगे, दो तीन बार तो हम ही आपको पढ़ा चुके हैं। लेकिन अब कल जब उत्तराखंड के अंदर जो बिल है उसे प्रेजेंट किया गया है, यानी कि 6 तारीख को, तो उसमें क्या क्या प्रोविजंस हैं जिनको रखा गया है उसके बारे में हम लोग इस सेशन के अंदर जानने वाले हैं। तो एक बार क्लास को अपने दोस्तों तक भी पहुंचा दीजिएगा, क्योंकि इम्पॉर्टेंट है, चाहे आप पॉलिटी के पर्सपेक्टिव से देखिए चाहे आप करंट अफेयर्स के पर्सपेक्टिव से देखिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पाएंगे जो न्यूज है उस न्यूज के बारे में तो हम बाद में बात करेंगे, लेकिन पहले जरा कुछ हेडलाइंस देख लीजिएगा। रजिस्ट्रेशन ऑफ द लिव इन रिलेशनशिप इज मैंडेटरी। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं, मतलब बिना शादी किए साथ में रहते हैं जो कपल्स, उनको यहाँ पे लिव इन रिलेशनशिप बोला जाता है। ठीक है, अब उनके लिए मैंडेटरी हो चुका है कि उनको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो क्या, उसके बारे में भी बताएंगे। सेकेंडली, यहाँ पे आप देख सकते हैं उत्तराखंड यूजीसी रजिस्ट्रेशन ऑफ द लिव इन रिलेशनशिप, और इन केस नहीं कराते हैं तो आपको जेल भी हो सकती है। तो पहले हम बात करेंगे यूसीसी है क्या, पहले उसके बारे में जान लेते हैं। कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जहां पे इसको लागू किया गया है और कहां कहां पे आने वाले टाइम में ये लागू किया जाएगा। ठीक है, देखिए, जब हम यूसीसी कहते हैं यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये यहाँ पे आपको मिलता है। ठीक, यूनि का मतलब होता है वन, सिविल का मतलब होता है लोग, और कोड का मतलब होता है कानून, यानी कि वन नेशन वन लॉ। पूरे भारत के अंदर एक जैसा आपको कानून देखने को मिलेगा, इसे हम बोल रहे हैं यूसीसी। एक्चुअल में ये जो यूसीसी है, पहले इसे यूसीसी के नाम से नहीं जाना जाता था, पहले ये पोर्चुगीज कोड के नाम से जाना जाता था और इसे गोवा के अंदर लागू किया गया था। लेकिन आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर मेंशन करके बताएंगे कि पोर्चुगीज कोड या पोर्चुगीज सिविल कोड के नाम से जब जाना जाता था, गोवा में लगा था, तो वो ईयर कौन सा था। कह मत देना कि मैम नहीं पढ़ा है, सुबह पढ़ा चुके हैं करंट अफेयर्स में। ठीक है, तो आपको ईयर मुझे बताना है। ठीक, अब इसके बाद में जो उत्तराखंड है ये होने जा रहा है दूसरा राज्य। यहाँ पर एक कमेटी भी बनाई जाती है और उस कमेटी को जिम्मेदारी दी जाती है कि आप ये देखेंगे कि उत्तराखंड के अंदर इसको लागू किया जा सकता है कि नहीं। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो रंजना जी के द्वारा एक कमेटी को हेड किया जाता है और ये कमेटी यहाँ बनाई जाती है, रंजना देसाई जी इसको हेड करती हैं। इसके बाद में जो तीसरा राज्य आ रहा है जहां पे यूसीसी को लागू किया जाएगा वो बनेगा असम। उसके बाद में चौथा आ रहा है गुजरात, फिर आ रहा है राजस्थान, और फिर आएगा यूपी। यहाँ पे अभी लागू नहीं हुआ है, बट आने के चांसेस पूरे पूरे हैं। अभी लागू सिर्फ यहीं पर होने जा रहा है, जिसके लिए 6 फरवरी को एक जो बिल है वो वहां के असेंबली के अंदर प्रस्तुत किया गया। ठीक है, अब हम पहले बात करते हैं यूसीसी की डेफिनेशन क्या होती है। देखिए, यूसीसी की जो डेफिनेशन है उसमें कहा गया है कि हमारे यहाँ पे चाहे शादी हो, मैरिज हो, डाइवोर्स हो, तलाक हो, या इनहेरिटेंस हो, यानी कि प्रॉपर्टी की अगर हम बात करते हैं तो इनहेरिटेंस हो, या एडॉप्शन हो, यानी कि अगर कोई किसी बच्चे को अडॉप्ट करता है, तो इन सब के लिए हर धर्म का, हर रिलीजन का जो कानून होना चाहिए वो एक जैसा होना चाहिए, सेम लॉ होना चाहिए। चाहे आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हैं, क्रिश्चियन है, जैनिज्म है, बुद्धिज्म है, पारसी है, एनीथिंग, सबके लिए कानून एक जैसा होना चाहिए, ये इसके अंदर बोला गया। चलिए ठीक है, अब ये हमारे यहाँ पर बीपीएससी नीति निर्देश एवं तथ्य में आर्टिकल नंबर 44 में दिया गया। यानी कि ये तो राज्यों की जिम्मेदारी है ना कि वो अपने आप पे उसको लागू करते हैं कि नहीं करते, ये तो राज्य के ऊपर डिपेंड करता है। जी हाँ, ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ओके, अब अगर मान लो किसी राज्य में लागू नहीं है तो क्या आप कोर्ट में जा सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये डीपीएसपी के अंदर है, तो ये नॉन जस्टिसिएबल है। क्या है? नॉन जस्टिसिएबल है। ठीक है, अब जैसे कि क्या होता है, हमारे यहाँ पे हिंदू मैरिज एक्ट है,
हमारे यहाँ पे मुस्लिम मैरिज एक्ट है, शरिया लॉ आपको देखने को मिलता है। तो अलग अलग रिलीजन अलग अलग यहाँ पे लॉज को फॉलो करते हैं अपने रिलीजन के हिसाब से। लेकिन अब बोला जा रहा है कि इसको हम अलग अलग स्टेट के अंदर अपने हिसाब से ये लोग इसको लागू करेंगे, कोई जबरदस्ती नहीं है। अगर आप अपने राज्य में लागू करना चाहते हैं तो आप करिए, नहीं करना चाहते हैं तो ना करें, ठीक। अच्छा, अब उत्तराखंड अपने यहाँ पे लागू करने जा रहा है, लेकिन इसके ऊपर कुछ तर्क दिए गए। क्या तर्क दिए गए? पहली चीज तो बोली गई, आर्टिकल नंबर 14 दिया गया है, राइट टू इक्वालिटी है भाई, हमारी इच्छा है, हम जैसे जो चाहें वो करें। दूसरी चीज, हमारे यहाँ पे आर्टिकल नंबर 25 से लेके आर्टिकल नंबर 28 तक है, जो कि आपको धर्म को लेके, रिलीजन को लेके फ्रीडम प्रोवाइड करता है। हर एक धर्म के पास में अपने अधिकार हैं, वो अपने हिसाब से अपने धर्म का पालन कर सकते हैं, कोई जबरदस्ती नहीं है। तो कहा जा रहा है कि जब हमारे यहाँ पे ये सब मौलिक अधिकार हैं, जब ये फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, तो फिर हम क्यों अपने यहाँ पे यूसीसी को लागू कर रहे हैं? ये यहाँ पे तर्क वितर्क चल रहा है। ओके, अब पॉइंट ये आया कि उत्तराखंड ने अपने यहाँ पे जो ये बिल प्रेजेंट किया है, इसमें क्या क्या बातें बोली गई हैं, हम जरा उनके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। उत्तराखंड के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड, क्या क्या चीजें कवर हो रही हैं? सबसे पहले मैरिज और डाइवोर्स की बात करते हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज और यहाँ पे ये भी बोला गया है पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा कि उत्तराखंड के अंदर जो यूसीसी लागू होगा, इसके अंदर शेड्यूल्ड ट्राइब को नहीं इंक्लूड किया जाएगा, उनको यहाँ पे एग्जेम्प्ट किया गया है, ठीक है। चलिए पहले हम बात करते हैं मैरिज एंड डाइवोर्स के बारे में। तो ये जो कानून बनकर आएगा, इस कानून के अंदर पूरे उत्तराखंड में इसको लागू किया जाएगा। दूसरी बात, अगर मान लीजिए कि कोई शादी करता है तो उसमें मिनिमम एज लड़कों की 21 साल, लड़कियों की 18 साल होनी चाहिए, और वो मेंटली फिट होने चाहिए, है ना, क्या मेंटली फिट होने चाहिए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे बोला गया है कि जब भी कोई लड़का और लड़की शादी कर रहे हैं, तो ये भी मेक श्योर करना है कि लड़के की पहले से कोई पत्नी ना हो और लड़की का पहले से कोई पति ना हो। नहीं, ऐसा नहीं है कि उनकी डेथ हो चुकी है उसके बाद वो शादी नहीं कर सकते, मतलब प्रेजेंस में होना नहीं चाहिए। कहते हैं ना कि पति जिंदा है फिर भी किसी दूसरे से शादी कर ली, वो वाला केस नहीं होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में बोला गया है कि जब शादी होगी तो इसमें इस चीज को मेक श्योर करना है कि सेम गोत्र में, याद आया वो दिल्ली के अंदर जिसके ऊपर प्रतिबंध लगाया गया था, तो सेम गोत्र में जो शादी है वो भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, और क्या बोला है? कहा गया है कि एवरी मैरिज, हर शादी को रजिस्टर कराना पड़ेगा 60 दिनों के अंदर, और अगर आप ऐसा नहीं कराते हैं तो 25,000 रुपए का फाइन होगा। और साथ ही साथ में फॉर अ रॉन्ग इन्फॉर्मेशन ड्यूरिंग द मैरिज रजिस्ट्रेशन, अगर मान लीजिए कि किसी ने गलत इन्फॉर्मेशन के थ्रू रजिस्ट्रेशन कराया है तो उसके चलते भी आपको फाइन झेलना पड़ेगा। अगला, नो मैरिज कैन बी डिसॉल्व विदाउट अ कोर्ट ऑर्डर। मान लीजिए कि कोई अपनी शादी को खत्म करना चाहता है तो उसके लिए भी कोर्ट के जो ऑर्डर्स हैं वो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और अगर आपने कोर्ट के ऑर्डर्स को नहीं माना तो भी आपको 3 साल की जेल देखनी पड़ सकती है, ठीक है। अच्छा, और क्या बताया? डाइवोर्स के लिए मैंने आपको बता दिया कि कोर्ट का डिसीजन आपके लिए मान्य होना चाहिए। अगला, लिव इन रिलेशनशिप की बात करते हैं। देखो भाई, लिव इन रिलेशनशिप के लिए क्या बताया गया? विल हैव टू बी रजिस्टर दी लिव इन रिलेशनशिप। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति ऐसा है जो कि लिव इन रिलेशनशिप में रहता है, तो यहाँ पर बोला गया है कि आपकी एज, एज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। कहा गया इफ एनी पार्टनर इज लेस देन 21 ईयर ओल्ड, द रजिस्ट्रेशन विल इन्फॉर्म द पेरेंट्स ऑफ द कपल एंड फॉरवर्ड द रजिस्ट्रेशन टू द लोकल पुलिस स्टेशन। कहा गया है पहले तो कि भैया अगर आप लिव इन रिलेशनशिप के अंदर हैं तो आपको उसको भी रजिस्टर कराना पड़ेगा, ठीक है। और अगर आप लिव इन रिलेशनशिप के अंदर हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनिएगा, चिल्ड्रन बोर्न आउट ऑफ द लिव इन रिलेशनशिप विल हैव ऑल लीगल राइट्स। लिव इन रिलेशनशिप में रहते हुए अगर बच्चा होता है तो फिर उसको भी सारे लीगल राइट्स दिए जाएंगे, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि उसको राइट्स नहीं मिलेंगे। दूसरी बात, अगर आप लिव इन रिलेशनशिप के अंदर हैं और जो आपका पार्टनर है अगर उसकी एज 21 साल से कम है तो ऐसा नहीं पॉसिबल है, ठीक है। उस केस में क्या होगा? एक तो भैया फाइन लगेगा, उसके बाद में आपको 3 महीने तक की जेल भी देखने को पड़ सकती है, और साथ ही साथ में जो आपका पार्टनर है उसके पेरेंट्स को भी इन्फॉर्म किया जाएगा और लोकल पुलिस स्टेशन में भी इंफॉर्मेशन पहुंचाई जाएगी, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे बोली गई है। ओके, अगला,
इन केस ऑफ टर्मिनेशन ऑफ द लिव इन रिलेशनशिप, मान लीजिए आप लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे, अब आप उसे खत्म करना चाहते हैं, तो द रजिस्ट्रार विल हैव टू बी इन्फॉर्म, यानी कि जहां आपने रजिस्ट्रेशन कराया है उसको आपको पूरी जानकारी देनी पड़ेगी कि अब आप अलग होने जा रहे हैं। हु विल देन इन्फॉर्म द अदर पार्टनर, दूसरे पार्टनर को तब वो जाके इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। और साथ ही साथ में अ मैन डेजर्ट्स अ वुमेन इन अ रिलेशनशिप, ही वुड हैव टू पे मेंटेनेंस चार्जेस। होता है ना, आपने देखा होगा कि अगर मान लीजिए डाइवोर्स होता है तो उस केस में जो मेन होता है उसे विमेन को क्या करना पड़ता है, मेंटेनेंस चार्जेस देने पड़ते हैं। तो वो सेम चीज यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, अगला इंटर स्टेट सक्सेशन, इसके अंदर कुछ अलग से नहीं है, बट हाँ जो ओवरऑल चीजें इन्होंने बताई हैं वो आपके लिए बस यहाँ पर ये है कि अगर एज का फैक्टर है तो उसको ध्यान रखना है। और सेकेंडली इन्होंने बताया है कि भाई रजिस्ट्रेशन होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें भी एज फैक्टर यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो यही सारी चीजें थी, मैंने आपको बता दिया। अब आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से आपसे यूसीसी पूछा जाएगा। अब देखना ये है कि ये कब से लागू हो जाएगा। वैसे ये कैबिनेट से तो अप्रूवल हो ही चुका है और इसको अपनी ये लेजिस्लेटिव असेंबली में भी प्रेजेंट कर चुके हैं। नाउ लेट्स सी ये कब लागू होता है। तो सारे प्रोविजन जितनी चीजें थी यूसीसी के बारे में, सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर टू ऑल।